शाम 6 बजे के करीब मेरी आंख खुली। उस वक्त बारिश का जोर अगरचे टूट चुका था मगर रुकी नहीं थी। शाम की चाय हमने निचले हॉल में पी और वहीं बैठकर बातें करते रहे। बाहर की हमें कोई खबर नहीं थी। खबर हासिल करने का कोई जरिया ही नहीं था। हमारे लिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बाहर के हालात मालूम करना भी बहुत जरूरी था। राणा रणबीर ने सुमित्रा से कहा, मैडम हम जरा बाजार जावत हूँ, आपको कुछ चीजें मंगवाना हो तो बता दो। सुमित्रा ने कहा, नहीं हमें तो कोई चीज नहीं मंगवानी, तुम क्या लेने जा रहे हो? राणा ने कहा, रात के खाने का सामान लेने जा रहा हूँ जी। मैं भी राणा रणबीर सिंह के साथ ही बाहर आ गया। मैं तो बरामदे में ही रुक गया और वो बरामदे से निकलकर दौड़ता हुआ बाईं तरफ चला गया जहाँ 3-4 गैराज बने हुए थे। हाई रूफ बाहर निकल जाने के बाद मैं गेट बंद करके वापस आ गया। रत्ना और सुमित्रा भी बरामदे में आ गई थी। हम वहीं कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे कि अंदर से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। सुमित्रा उठकर अंदर चली गई। वो तकरीबन 20 मिनट के बाद वापस आई तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। बोली, उस बुढ़े को पता चल गया है कि तुम लोग भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हो। मैंने कहा, ओह, क्या वो हमें जानता है? लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? सुमित्रा ने कहा, जब हम सो रहे थे तो उसका फोन आया था। राणा रणबीर ने उसे बता दिया कि मेरे साथ कोई मेहमान भी है। वो तुम लोगों को नहीं जानता लेकिन पूछ रहा था कि मेहमान कौन है। मैंने कहा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? वो बोली, यही कि मेरी दीदी और जीजा जी आए हैं। उसे मालूम था कि मैं अपने अजीजों से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने खुशी का इजहार किया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने पूछा, तो उसके आने का कोई प्रोग्राम तो नहीं? सुमित्रा ने कहा, उसका 1 हफ्ते तक यहाँ आने का कोई इरादा नहीं और हो सकता है कि उस वक्त तक हम यहाँ से जा चुके हों। मैंने कहा, तो गोया तुमने यहाँ से जाने का इरादा कर लिया है? वो बोली, हाँ, मैं इन हालात से तंग आ गई हूँ। कहीं दूर जाकर पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं कुछ कहना ही चाहता था मगर बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनकर रुक गया। गेट के सामने कोई गाड़ी थी। वो राणा रणबीर सिंह था जो 1 घंटे के बाद वापस आया था। मैंने गेट खोल दिया। वो गाड़ी लेकर अंदर आ गया। चंद मिनट के बाद बरामदे की तरफ आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी के थैले के अलावा एक अखबार भी था। सुमित्रा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये अखबार जरा इधर दिखाना, कोई खास खबर है क्या? रणबीर सिंह ने अखबार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत खास खबर है मैडम, आतंकवादियों की एक साथी पकड़ी गई है। और सुमित्रा ने उसके हाथ से अखबार लेकर खोल लिया। मैं भी उसकी तरफ झुका। वो मकामी हिंदी पेपर था। अखबार अगरचे सुबह को शाया होता था मगर ये खुसूसी जमीमा था जो सिर्फ एक वर्क पर मुश्तमिल था। जो कुछ भी छपा था एक ही तरफ छपा था, दूसरी तरफ से बिल्कुल सादा था। हेडलाइन थी, पाकिस्तानी आतंकवादी की साथी पकड़ी गई। तफसील के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसके साथियों की कोई तफसील सरकार के पास नहीं थी जिससे उनकी शनाख्त होती। लेकिन 3-4 रोज पहले ये इंकशाफ हुआ कि जयपुर में महकमा टूरिज्म की शशावरी देवी नामी एक गाइड भी उनके साथ मिल गई थी, जिसने न सिर्फ उन्हें जयपुर में पनाह दे रखी थी बल्कि उन्हें जयपुर से फरार में मदद दी थी। पुलिस ने शशावरी की तस्वीर के पोस्टर शाया करने का फैसला किया। पुलिस का यह ख्याल था कि शशावरी की शनाख्त के जरिए असल दहशतगर्दों तक पहुंचना आसान होगा। ये पोस्टर गुज़श्ता रात जयपुर से कोटपुतली पहुंचे थे, जो रात ही रात शहर की दीवारों पर लगा दिए गए, जिसका नतीजा खातिर खा निकला और आज सुबह 10:30 बजे के करीब शशावरी को रेशम बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। ख्याल है कि उस वक्त शशावरी के दूसरे साथी भी आसपास मौजूद थे जो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस एक तरफ उन्हें सरगर्मी से तलाश कर रही है और दूसरी तरफ शशावरी से पूछगिछ की जा रही है। तूफानी बारिश के बावजूद पुलिस की सरगर्मियां जारी हैं और मशकूक मकामात पर छापों के अलावा मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर पूछगिछ की जा रही है। एक और खबर जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी ये थी कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन की इंचार्ज रॉ की आला ऑफिसर बेला को भी टेलीफोन के जरिए जयपुर में इत्तला दी जा चुकी है। बेला हेलीकॉप्टर के जरिए कोटपुतली आने वाली थी लेकिन शदीद बारिश की वजह से उसे अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। जैसे ही मौसम बेहतर होगा वो कोटपुतली पहुंच जाएगी। एक और छोटी खबर के मुताबिक पूछगिछ के दौरान शशावरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है लेकिन उसने अभी तक अपने साथियों के बारे में जबान नहीं खोली। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि उनके बारे में वो कुछ नहीं जानती। रॉ की ऑफिसर बेला के आने के बाद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। पुलिस न सिर्फ होटलों को चेक कर रही है बल्कि शहर भर के प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछगिछ की जा रही है। वो उनसे हर ऐसे शख्स के बारे में जानना चाहती है जिसने पिछले 2-4 दिन में कोई मकान किराए पर लिया हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। अखबार की हर खबर हमारे लिए तशवीशनाक थी लेकिन ये बात हमारे लिए बायसे इत्मीनान थी कि शशावरी ने अभी तक जबान बंद रखी हुई थी। लेकिन हो सकता है पुलिस ने अभी तक उस पर ज्यादा तशद्दुद न किया हो। लेकिन पुलिस वाले जब असल हरबे इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो अपनी जबान बंद न रख सके। 3rd डिग्री के सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं और फिर बेला को इत्तला मिल गई थी और वो भी यहाँ आने वाली थी। बेला को मैं अच्छी तरह जानता था। वो सबसे बड़ी दहशतगर्द थी।
नागराज की साथी थी जिसने दहशतगर्दी के नए नए तरीके इजाद किए थे और बेला उन सब तरीकों से वाकिफ थी। वो औरत थी जो फितरतन नर्म मिजाज होती है। उसे सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। उसमें रहम और हमदर्दी का जज्बा भी मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। लेकिन बेला औरत तो थी, लेकिन उसमें ये सिफात नहीं थी। वो ऐसे जज्बात से कतई आरी थी। उसकी जिंदगी दहशत और बर्बरियत से इबारत थी। वो औरत नहीं, मौत की देवी थी, और मेरे मामले में तो वो कुछ ज्यादा ही हसास थी। मैंने कदम कदम पर उसे शिकस्त दी थी, जलील और रुसवा किया था, और वो अब तक मेरी गर्द को भी नहीं पा सकी थी। मैं कई मर्तबा उसके घेरे में आया था, लेकिन हर मर्तबा उसे नीचा दिखाकर भाग निकला था। और अब इत्तेफाक से मेरी एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी, जिसके बारे में बेला को भी इत्तला मिल गई। मेरा ख्याल था कि बेला मेरे बारे में मालूम करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगी। वो शशावरी का जोड़ जोड़ अलग कर देगी। हम तीनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। बारिश एक बार फिर तेज हो गई। अंधेरा फैल चुका था। सामने वाले बंगलों की बत्तियां जल उठी थीं। आसमान से बरसती हुई पानी की चादर के पसे मंजर में झिलमिलाती हुई रोशनियां बड़ी अजीब सी लग रही थीं। बरामदे में अगरचे ट्यूबलाइट रोशन कर दी गई थी, मगर मच्छरों ने हम पर यलगार कर दी थी। हम लोग उठकर अंदर आ गए। राना रणबीर किचन में था, और किचन इतने फासले पर था कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती थी। उसके बावजूद हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम शशावरी की कोई मदद नहीं कर सकते? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहा, शशावरी की मदद? वो कैसे? रत्ना बोली, उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की जाए। मैंने कहा, तुम शायद समझ रही हो कि हम किसी फिल्म के किरदार हैं जो स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं कि बड़े इत्मीनान से इमारत में दाखिल होंगे और दर्जनों पुलिस वालों को मार धाड़ करते हुए शशावरी को उनकी हिरासत से निकाल लेंगे। रत्ना देवी, फिल्म और हकीकी जिंदगी के स्टेज पर खेले जाने वाले ड्रामों में बड़ा फर्क होता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसे रीटेक करके दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन हकीकी जिंदगी के स्टेज पर कोई मामूली सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही का बायस बन जाती है। हम जिस किस्म के हालात से दो चार हैं, तुम उनसे अच्छी तरह वाकिफ हो। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि खुलकर सामने आ सकें, और फिर हमें यह भी नहीं मालूम कि शशावरी को कहाँ रखा गया है। इस अखबार में एक छोटी सी खबर यह भी है कि शशावरी को किसी नामालूम और खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उससे पूछगिछ की जा रही है। ऐसी सूरत में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि सामने आकर हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। रत्ना ने गहरा सांस भरते हुए कहा, ठीक कहते हो, हम वाकई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम ये बातें कर ही रहे थे कि राना रणबीर एक ट्रे उठाए हमारे करीब पहुंच गया, जिसमें शीशे के खूबसूरत छोटे ग्लास रखे हुए थे। उनमें गोल्डन रंग का मशरूब था जिसे भाप उठ रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किस किस्म का कहवा था। उसने ग्लास हमारे सामने रख दिए। सुमित्रा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, ये क्या है? राना ने कहा, इस इलाके में पाए जाने वाले एक खास किस्म के फूल की पत्तियों का कहवा है। ये कहवा खास तौर पर बरसात के दिनों में पिया जाता है। ये न सिर्फ खांसी और फ्लू से बचाता है, बल्कि इससे भूख भी खुलकर लगती है। रत्ना ने कहा, तो फिर हमें खाने में क्या खिलाओगे? वो बोला, चाइनीज फ्राइड राइस और स्वीट एंड सॉर सूप और प्रॉन्स। रत्ना बोली, वाह भाई, बहुत अरसे से चाइनीज नहीं खाया, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। हमारी मदद की जरूरत हो तो कुछ काम हमें बता दो। वो बोला, आपको 9:30 बजे खाना तैयार मिलेगा मैडम। वो खाली ट्रे लेकर वापस चला गया। मैंने सामने रखा हुआ ग्लास उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। कहवा वाकई खुश जायका था, जिसमें हल्की सी बहुत खुशगवार महक भी थी। कहवा पीने के बाद वाकई हमारी भूख चमक उठी और राना रणबीर ने भी हस्बे वादा ठीक 9 बजे खाना मेज पर लगा दिया। खाना खाकर अंदाजा हुआ कि वो इस बंगले का महज चौकीदार ही नहीं था, बहुत अच्छा कुक भी था। उसका तैयार किया हुआ ये चाइनीज खाना भी बहुत लजीज था। खाने के बाद हम दोबारा हॉल कमरे में आ गए और थोड़ी देर के बाद रणबीर ने हमारे सामने गरम गरम कॉफी भी सर्व कर दी। 11 बजे के करीब रूप सुहाय का फोन आ गया। सुमित्रा तकरीबन 15 मिनट तक उससे फोन पर बात करती रही। उसके बाद हम तीनों ऊपर आ गए। अलग अलग कमरों में जाने की बजाय रत्ना और सुमित्रा भी मेरे ही कमरे में आ गईं। सुमित्रा ने दरवाजा बंद कर दिया और हम बेड पर आड़े तिरछे लेटकर बातें करने लगे। बारिश आधी रात के बाद किसी वक्त बंद हो गई थी। सुबह जब मैं कमरे से निकलकर टेरेस पर आया तो धूप चमक रही थी, लेकिन आसमान पर कहीं कहीं बादल मौजूद थे। धूप में हर चीज धुली धुली और निखरी निखरी सी लग रही थी। 2-3 दिन गुजर गए। अखबारात से ये तो पता चल गया था कि शशावरी के पकड़े जाने के अगले रोज सुबह सवेरे बेला हेलीकॉप्टर से कोटपुतली पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद शशावरी या बेला के बारे में कोई खबर अखबारात में शाया नहीं हुई। या तो प्रेस को उसकी हवा ही नहीं लगने दी जा रही थी, या प्रेस को पाबंद कर दिया गया था कि इस हवाले से कोई खबर शाया न करे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शशावरी के बारे में कोई खबर नहीं थी और ना ही ये पता चल पा रहा था कि बेला हमारे बारे में उसकी जबान खुलवा सकती है या नहीं। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया।
अगर शशावरी ने कुछ बता दिया था तो पुलिस ने सुमित्रा के बंगले पर रेड किया होगा या उसकी निगरानी की जा रही होगी। ये मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और जब मैंने सुमित्रा के सामने ये तजवीज रखी तो उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने कहा, क्या ये खत नहीं होगा? अगर इस बंगले की निगरानी हो रही हो तो हम नजरों में आ जाएंगे और इस तरह हमारा ये ठिकाना भी महफूज नहीं रहेगा। मैंने कहा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम इस तरह एक जगह पर कैद होकर नहीं रह सकते। अगर हमें इस शहर से निकलना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे मेरे जहन में एक तरकीब है। दूसरे बंगले की चाबियां कहाँ हैं? सुमित्रा ने कहा, इत्तेफाक से चाबियों का वो गुच्छा मेरे बैग में मौजूद है। मैंने कहा, गुड, हम सीधे उस बंगले पर जाएंगे। अगर उस बंगले पर आकर किसी ने दरियाफ्त किया तो हम समझ जाएंगे कि कोई गड़बड़ है, वरना हम कुछ देर वहीं से तुम्हारे बंगले का जायजा लेकर वापस आ जाएंगे। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप पर इतना एतमाद है तो मैं तैयार हूँ। और फिर उसके 1 घंटे के बाद हम सुमित्रा के पड़ोस वाले बंगले के सामने मौजूद थे। कार से उतरते हुए सुमित्रा के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह। मैंने कार से उतरते हुए कहा, क्या हुआ? वो बोली, गेट पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा रहता था जो गायब है। इसका मतलब है कि पिछले चंद रोज के दौरान ये मकान भी बिक चुका है, लेकिन गेट पर लगा हुआ ताला ये जाहिर कर रहा है कि अभी यहाँ कोई नहीं आया। सुमित्रा ने पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और एक चाबी मुंतखब करके ताला खोलने लगी। मैं इस दौरान आसपास का जायजा लेता रहा। हम उस बंगले में तकरीबन आधा घंटा मौजूद रहे। बंगले की छत पर जाकर भी मैंने बहुत मोहतात अंदाज में चारों तरफ का जायजा लिया, लेकिन किसी तरफ ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दिए जिससे अंदाजा होता कि सुमित्रा के बंगले की निगरानी हो रही है। और फिर मैंने एक और रिस्क लेने का फैसला किया। सुमित्रा थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मेरा साथ देने पर तैयार हो गई और फिर 15 मिनट के बाद हम सुमित्रा वाले बंगले में मौजूद थे। कार हम अंदर ले आए थे और गेट बंद कर दिया था। हम कई रोज के बाद मकान में आए थे। हर चीज उसी तरह थी जिस तरह हम छोड़कर गए थे। हमारी अदम मौजूदगी में कोई उस बंगले में दाखिल नहीं हुआ था। वैसे पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं थे कि ताले तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते। अलबत्ता ये हो सकता था कि दूर से उस बंगले की निगरानी हो रही हो। जिस वक्त हम यहाँ दाखिल हुए थे उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। हमारा कुछ देर यहाँ रुकना जरूरी था ताकि ये अंदाजा हो सके कि निगरानी हो रही है या नहीं। सुमित्रा के चेहरे पर खौफ के हल्के से साए थे। वो बेला से पीछा छुड़ाकर माउंट अबू से भागकर आई थी। वो पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी, जहां उसकी जिंदगी में किसी कदर सुकून भी था। लेकिन हमारे आने के बाद वो फिर उन्हीं हालात से दो चार हो गई थी। शशावरी के पकड़े जाने से पहले तो वो बड़ी हद तक मुतमईन भी थी और उसने हमारे साथ यहाँ से निकल जाने का प्रोग्राम भी बना लिया था। लेकिन उस रोज शशावरी की गिरफ्तारी ने सूरत हाल ही बदल डाली थी। वो खुद बाल बाल बची थी। ये इत्तेफाक था कि उस वक्त उन दोनों में चंद गज का फासला था। अगर वो दोनों साथ होती तो यकीनन सुमित्रा भी पकड़ी जाती और फिर शशावरी ने भी अक्लमंदी की थी कि सुमित्रा से बिल्कुल लाताल्लुक रही थी और मौका पाकर उसे वहां से जाने का इशारा भी किया था। सुमित्रा बच तो गई, लेकिन उसकी पुरसुकून जिंदगी में एक बार फिर भौंचाला गया और एक बार फिर मौत से आंख मचोली शुरू हो गई। इस बंगले में आए हुए पौन घंटा गुजर गया। मैंने पिस्तौल हाथ में ले रखा था और ऐसी जगह बैठा था कि बंगले के बाहर आने वाला कोई भी शख्स दूर से ही नजर आ सकता था। अभी तक किसी गड़बड़ के आसार दिखाई नहीं दिए थे। सुमित्रा ने फोन करके रत्ना को बता दिया था कि यहाँ फिलहाल कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमें वापस आने में कुछ देर हो जाएगी। मैं कम से कम 3 घंटे यहाँ गुजारना चाहता था ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। अगर बंगले की निगरानी हो रही होगी तो रेड करने के लिए इतना वक्त काफी होगा। बस सूरत दीगर ये समझ लिया जाएगा कि शशावरी ने हमारे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा सुमित्रा के चेहरे के तासुरात भी बदलते गए। अब वो इतनी ज्यादा खौफजदा नहीं थी। वो ज्यादातर मेरे पास बैठी रही थी, फिर उठकर फर्नीचर की सफाई करने लगी। इस काम से फारिग होकर वो किचन में घुस गई। तमाम लवाजिमात मौजूद थे। उसने चाय बना ली। चाय पीते हुए सुमित्रा मेरे सामने बैठी हुई थी। फर्नीचर की सफाई करते वक्त उसने साड़ी का पल्लू कमर में उड़स लिया था। चाय खत्म हो गई। सुमित्रा कप उठाकर किचन में चली गई। मैं गहरे गहरे सांस लेता गया। मैं सामने वाली खिड़की से बाहर देखता रहा। मैंने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। गोया हमें यहाँ आए हुए 5 घंटे बीत चुके थे। इस दौरान बाहर से कोई मुदाखलत नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि ये जगह अभी तक महफूज थी। मुझे रत्ना का ख्याल आ गया। वो यकीनन परेशान हो रही होगी। उसे यहाँ का नंबर मालूम नहीं था, वरना वो जरूर फोन करती। राणा रणबीर से उसने पूछना मुनासिब नहीं समझा होगा। सुमित्रा को भी वक्त की नजाकत का एहसास हो गया था और फिर उसके चंद ही मिनट के बाद हम बंगले से निकल रहे थे। मेन रोड की तरफ जाते हुए भी मैं मोहतात निगाहों से अतराफ में देख रहा था। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। सुमित्रा इत्मीनान से मुतवस्सत रफ्तार से कार चलाती रही। जब हमारी कार रूप सुहाए वाले बंगले में दाखिल हुई तो रत्ना पोर्च के ऊपर वाले टेरिस में बैठी हुई नजर आ गई।
हमें देखकर वो अपनी जगह से नहीं उठी। राणा रणबीर ने अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देखा था। मैं और सुमित्रा ऊपर आ गए। रत्ना के चेहरे से उसके मूड का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैंने उसके करीब कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतनी देर परेशान होना पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा था। बोली, परेशान? मैं समझी थी कि तुम दोनों भी पकड़े गए हो और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। मैं तो तैयार बैठी थी कि जैसे ही कोई गेट में दाखिल होगा फायर कर दूंगी। उसने पिस्तौल गोद में रखा हुआ था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओह। लेकिन हमें वहां किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। शशावरी पर मेरा एतमाद दुरुस्त साबित हुआ। उसने हमारे बारे में जबान नहीं खोली। अगर कुछ बताया होता तो वो बंगला पुलिस की नजरों में आ चुका होता, मगर वहां किसी गड़बड़ के आसार दिखाई नहीं दिए। और फिर उस रात एक और उफ्ताद आन पड़ी। उस रात रूप सुहाय ने फोन पर सुमित्रा को बताया कि वो अगले रोज शाम को कोटपुतली पहुंच रहा है। सुमित्रा ने कहा, वो कम से कम 1 हफ्ता यहाँ रहेगा। उसे ये तो मालूम है कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी मौजूदगी में तुम लोगों का यहाँ रहना पसंद न करे। इसलिए मेरे ख्याल में, मैंने कहा, हम तुम्हारे बंगले में मुंतकिल हो जाएं। सुमित्रा बोली, हाँ, मैं यही चाहती थी। आज हम तकरीबन 5 घंटे वहां रहे हैं। इस दौरान किसी गड़बड़ के आसार दिखाई नहीं दिए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि बंगले की निगरानी हो रही हो और वो लोग रेड करने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में हों। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। पुलिस को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 3 है, जिनमें 1 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। 1 औरत पकड़ी गई है। अब पुलिस को 1 औरत और 1 मर्द की तलाश है। असल दहशतगर्द 2 हम हैं। अगर शशावरी ने हमारे बारे में बताया होता तो हमें उस बंगले में दाखिल होते देखते ही हमें सांस लेने का मौका दिए बगैर पुलिस रेड कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फिलहाल हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। बेहतर होगा कि हम अभी वहां मुंतकिल हो जाएं। सुमित्रा ने कहा, अभी नहीं, सुबह चले जाना। मैं इतने बड़े बंगले में राणा रणबीर जैसे शख्स के साथ रात को अकेले नहीं रहना चाहती। मैंने महसूस किया है कि वो रत्ना को अजीब सी नजरों से देखता रहता है। ऐसा ना हो कि रत्ना तो चली जाए। सुमित्रा के इस खदशे पर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका और फिर सुबह 8 बजे उसने मुझे जगा दिया। मैंने पूछा, क्या है? उसने हाथ में पकड़े हुए अखबार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, उन्होंने शशावरी को मार दिया। मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। मैं उठकर बैठ गया और अखबार उसके हाथ से छीन लिया। हेडलाइन थी, दहशतगर्दों की साथी फरार की कोशिश में पुलिस के हाथों मारी गई। मैं वो खबर पढ़ता चला गया। ये खबर पुलिस के हवाले से छपी थी, जिसमें बताया गया था कि चंद रोज पहले गिरफ्तार होने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्द की साथी शशावरी देवी गुज़श्ता रात फरार होने की कोशिश में पुलिस की गोलियों का निशाना बन गई। पुलिस ने एतराफ किया था कि कई रोज की पुछगिछ के बावजूद शशावरी से उसके साथियों के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके। गुज़श्ता रात उसे खुफिया तहकीकाती मकाम से जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान शशावरी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस की गोलियों का निशाना बन गई। उस खबर के साथ शशावरी की लाश की तस्वीर भी थी। उस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन चंद दिनों के दौरान उसे किस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, लेकिन उसने हमारे बारे में जबान नहीं खोली थी। मुझे यकीन था कि वो तशद्दुद के दौरान ही मारी गई थी और पुलिस ने उस पर फरार का इल्जाम लगाकर उसकी लाश सड़क पर डालकर उसे गोलियों से भून दिया। उस अखबार में अंदर के सफे पर मेरे और रत्ना के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। हमारी तस्वीरें अगरचे नहीं थी, मगर हुलिये बताए गए थे। रत्ना के बारे में तो ये भी लिखा था कि चंद महीने पहले वो माउंट अबू के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की हैसियत से काम करती थी। उस मजमून में उन नुकसानात की तफसील भी बयान की गई थी जो मेरी वजह से हिंद सरकार को उठाने पड़े थे। अचाल शिवा मंदिर की तबाही भी मेरे ही खाते में डाल दी गई थी और नागराज समेत दर्जनों अफराद के कत्ल भी मेरे हिसाब में लिखे गए थे। लोगों को खबरदार किया गया था कि होशियार रहें, इन हुलियों से मिलते जुलते अफराद नजर आएं तो पुलिस को मुत्तला कर दें। शशावरी की मौत का मुझे बेहद अफसोस था। रत्ना तो उससे बहुत मानूस रही थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। सुमित्रा का अगरचे चंद रोज का साथ रहा था, लेकिन वो भी अफसुर्दा थी। उसकी आंखों में भी नमी तैर रही थी। तकरीबन 10 बजे के करीब हम सुमित्रा की कोठी पर जाने के लिए रुखसत हो गए। मैंने एक बात नोट की थी कि रत्ना जब कार में बैठ रही थी तो राणा रणबीर सिंह उस वक्त भी अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं की, क्योंकि हम जब से यहाँ आए थे वो रत्ना को ऐसी ही नजरों से देखता रहा था। हमें बंगले पर छोड़कर सुमित्रा बाजार से कुछ सामान भी ले आई। खाने पीने की ये चीजें हमारे लिए 3-4 दिन के लिए काफी थी और हमें कुछ चीजें लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। सुमित्रा भी 4 बजे तक हमारे पास रही और फिर चली गई। अखबार से मुझे शहर की सूरत हाल का अंदाजा होता रहता था। पुलिस की सरगर्मियां अभी तक जारी थी और बेला भी अभी तक कोटपुतली में ही डेरा जमाए हुए थी। उसकी वजह से कई और आला पुलिस अफसरान भी यहाँ आए हुए थे। हमारे हवाले से रोजाना नित नई खबरें अखबार में शाया होती रहती थीं।